नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी 3-4 दिन पहले भारत सरकार ने जीएसटी खत्म किया। जीएसटी बोर्ड की मीटिंग की और उसमें जीएसटी की 3 स्लैबों में से एक स्लैब खत्म की। हालांकि वो स्लैब तो कोई खत्म नहीं हुई है, वो बढ़ा दी है एक्चुअली। 28% जो टैक्स जीएसटी का टैक्स था वो अब 40% हो गया है। और उसमें कुछ आइटम्स को कम करके 18% में ले लिया है। 18% के कुछ 12% में ले लिए हैं और 12% के 5% में ले लिए, और कुछ आइटम को 0% कर दिया है। ये सुधार तो हुआ है और ये मानना भी पड़ेगा। और कुछ इस सुधार से मिडिल मैन को थोड़ी सी राहत भी मिली है, इसमें भी कोई राय नहीं। लेकिन ये कहना कि हमने दिवाली आ रही है इसलिए जो है जनहित में ये टैक्स हटा दिए, ये बिल्कुल बकवास है, ढोंग है और अ, केवल भोंडा प्रदर्शन है। क्योंकि ये सरकार जनहितैषी है ही नहीं। अगर जनहितैषी होती तो 8 साल तक कफन पे और नमक पे तो कम से कम टैक्स नहीं लेती। जिसको भारत सर मतलब गांधी जी ने जिस नमक के लिए, नमक के टैक्स लगाने के लिए आंदोलन किया और देश को स्वतंत्र कराने का जो वो रास्ता बना, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो और जीएसटी लगा रहे हो 5%। और कफन पे टैक्स लगा रहे हो, किताबों पढ़ने की किताबों पे टैक्स लगा रहे हो, कॉपियों पे टैक्स लगा रहे हो, पेंसिल पे टैक्स लगा रहे हो और 12%। तो जनहितैषी का नाम लेकर के ये बंद खत्म करना मूर्ख बनाना है, लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं। अब ये है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी जो टैक्स कम किए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? दिखाने को तो इन्होंने कह दिया कि हम जनहितैषी के काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों किया है, वो आपको बताऊं। उसके पहले मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, अगर ये जनहितैषी सरकार होती तो मैंने कहा आपको कफन पे और नमक पे तो टैक्स नहीं लेती। और दूसरा दूसरा जो 4 साल से रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं और उसका एक नए पैसे का भी लाभ जनता को नहीं दिया है, वो इनकी जो सरकारी कंपनियां हैं, पेट्रोल ऑयल कंपनियां, वो, और अंबानी की जो ऑयल कंपनी है वो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल जो भी है, वो उसका लाभ उठा रही है और जम के उठा रही है। क्योंकि वहां से सस्ता तेल खरीद के यहाँ रिफाइन करके और वापस यूरोप में और दूसरे देशों में, अफ्रीका में या दूसरे देशों में जहां पे भी बिकता है वहां बेचा जा रहा है। तो उससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उस मुनाफे का एक नया पैसा भी जनता में वितरित करने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया। इस जनहितैषी सरकार कैसे कह सकते हैं इसको, जब ये इस तरह का खेल कर रही। जबकि जब ये पेट्रोल की कीमतों पर से सरकार का नियंत्रण हटाने की बात कही थी, तब ये कहा था कि अब सरकार नहीं, कंपनियां जैसे ही मार्केट भाव से चलेगी, मार्केट में तेल महंगा होगा तो महंगा बेचेंगे और सस्ता होगा तो सस्ता करेंगे। कुछ साल तो ये दिखावे के लिए हुआ भी, कभी कभी 50 पैसे कम कर देते थे और धीरे धीरे 2-3 रुपए बढ़ा देते थे, 50-50 पैसे करके। और फिर जब 3-4 रुपए हो जाते तब 50 पैसे कम कर देते थे, दिखाने के लिए कि देखो कंपनियां कम भी कर दी। लेकिन पिछले कुछ सालों से तो कंपनियां बिल्कुल कम कर ही नहीं रही है, वो कंपनियों के नियंत्रण में रहा ही नहीं, सरकार ही उसको नियंत्रित कर रही है। और जितना पेट्रोल, जैसे भी, अच्छा, फिर
जब कम होता था तब एक्साइज बढ़ा देती थी सरकार, और फिर कहते थे एक्साइज बढ़ाइए लेकिन जनता पे इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। अरे जनता पे नहीं पड़ेगा तो क्या तुम्हारे बाप पे पड़ेगा भार? तो ये जो टैक्टिस थी लोगों को मूर्ख बनाने की, ये अब खुल गई, सबके सामने आ गई कि ये सरकार जनहितैषी नहीं है, ये सरकार किसी भी तरह से जनता को लाभ देने के उसमें नहीं। तो अब ये सवाल ये है कि आखिर ये जीएसटी कम क्यों किया, जबकि 4 साल से विपक्ष और कह रहा था कि भाई ये 4 स्लैब मत, जब लगाया था 2017 में तब भी कहा था कि ये 4 स्लैब बनाने की जरूरत नहीं, 1 या 2 स्लैब से ज्यादा नहीं बनाने चाहिए, और जीएसटी इतना बड़ा भारी लगाने से जनता को बहुत कठिनाई होगी। लेकिन विपक्ष की बात मानने का तो खैर सवाल ही नहीं है, हमारी सरकार है, हमारे जो भी इनके आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने अब जब ट्रंप सरकार ने टैरिफ बढ़ा दी, 50% कर दी, और एक्सपोर्ट हमारा डगमगा गया। एक्सपोर्ट जो हमारा माल चीन में, वो अमेरिका में जाता था, वो अब कंपटीशन में फंस गया, क्योंकि बाकी देशों में टैरिफ इतनी नहीं बढ़ाई, कहीं 15% है, जब जापान में 15% ही है, ऑस्ट्रेलिया में 15% ही है, कोरिया और वियतनाम और यहाँ पे भी कम 35% है शायद, लेकिन कम ही है, और बांग्लादेश में भी कमी है, और पाकिस्तान में भी कम है। तो इन सारे देशों से हमारा कंपटीशन था, और ये कंपटीशन में क्योंकि इनके यहाँ टैरिफ कम बढ़ी, हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ी, तो हमारा माल इनके कंपटीशन में, इनकी प्रतियोगिता में या इनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकता है। तब इनके सलाहकारों ने, जो आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने इनको राय दी होगी कि ये माल जो है अगर नहीं बिका, अगर वहां एक्सपोर्ट बंद हो गया और अगर ये माल खपत नहीं हुई तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो इन फैक्ट्रियों को चलाने की मजबूरी में उन्हीं सलाहकारों ने इनको सलाह दी कि इनका जो है घर में घरेलू मांग बढ़ाने के लिए थोड़ा जीएसटी कम कर देंगे तो मांग बढ़ेगी और ये माल यहां खप जाएगा। बात तो सही है, लेकिन इनके जो अर्थशास्त्री हैं एडवाइजर, वो किताबी ज्ञान लिए हुए हैं, और या फिर विदेशों से पढ़ के आए हैं, और विदेशी जो कल्चर है वो उनके दिमाग में फिट है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मांग नहीं बढ़ सकती है ऐसे जीएसटी खत्म कर देने से या कम कर देने से या बढ़, क्योंकि यहाँ 80 करोड़ लोगों को तो आपने परजीवी बना रखा है। अगर उनको 5 किलो राशन नहीं दो तो वो भूखे मरे, उनमें क्या डिमांड बढ़ सकती है बताओ? जिनकी आय ही नहीं है, या इतनी आय है ही नहीं कि वो सामान खरीद सके बाजार से, और वो क्या डिमांड बढ़ा सकते हैं? तो जरूरी ये था कि लोगों को रोजगार दिया जाता, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार निवेश करती, और सरकारें केवल निवेश का मतलब ये नहीं कि ठेके पे दे देते, ठेका नहीं, डायरेक्ट लेबर लगाती और डायरेक्ट पैसा देती। जब पैसा उनके हाथ में जाता तो डिमांड बढ़ती। इसी तरह से एग्रीकल्चर में जो उत्पाद हो रहा है, जो फसलें आ रही है, उनको जीएसटी से कवर करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो माल जो है वहां सेठ खरीदेंगे मंडी में, और सीजन पे महंगा बेचेंगे, उनको फायदा होगा, सेठों को फायदा होगा, लेकिन किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। तो ऐसे में आपके ये जीएसटी जो बढ़ाए घटाए हैं, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। एक तो एमएसएमई, जो हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है एमएसएमई का, उसके ऊपर टैक्स जीएसटी का असर ही नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी उन पे लगता ही नहीं है, वो पे ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही वो उनकी डिमांड तो वैसे भी नहीं बढ़नी है, और फिर ये एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बाजार में आ जाएगी तो वो तो और नीचे गिर जाएगी, और निवेश नया हो नहीं रहा है। अगर आप इसके बजाय निवेश पे सब्सिडी बढ़ाते और कहते कि भाई
निवेश करो, और खासतौर से एमएसएमई पे सब्सिडी बढ़ाते, उनको रिजर्व करते कुछ चीजें, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने समय में किया था 1977 में। 1977 में वो एक बंदा था जिसने कोको कोला और आईबीएम को देश से बाहर निकाल के एक ही दिन में संसद में घोषणा की उसने, और एक दिन पहले ही उसको उद्योग मंत्री बनाया था। ये भी एक खास बात ध्यान रखने की है कि जॉर्ज फर्नांडिस को 1 या 2 दिन पहले उसको बनाया था विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री। वो संचार मंत्री थे पहले, उनको उद्योग मंत्री बनाया, और उन्होंने दूसरे ही दिन या तीसरे दिन होगा, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है दूसरे ही दिन एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया संसद में, और उन्होंने कहा ये कोको कोला और आईबीएम जो विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, ये लूट रही है हमारे देश को, इनको बाहर निकालो, और बैन कर दिया उनको, और कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सका। और उसके बाद आप देखो 7-7 और ये कैंपा कोला और पता नहीं कितने तरह के पेय पदार्थ, कोल्ड शीत पेय पदार्थ जो है बाजार में आ गए। और लोकल ब्रांड, जो कैंपा कोला वगैरह तो दिल्ली और हरियाणा वगैरह पंजाब में ही बिकता था, लेकिन जो लोकल ब्रांड इंडिया के हर कोने में, हर स्टेज पे, हर शहर में, हर प्रदेश में बनी, उससे जो रोजगार पैदा हुआ उसका कोई वो ही नहीं। इसी तरह से उन्होंने 800 कंपनियों को, 800 उत्पादों को रिजर्व कर दिया था एमएसएमई के लिए, मतलब लघु उद्योग और गृह उद्योग के लिए, और कहा कि 800 चीजें जो है बड़ी कंपनियां नहीं बनाएगी, ये सिर्फ छोटी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनियां बनाती है तो वो कंपटीशन में नहीं आते हैं, कंपटीशन में आ नहीं सकते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते बड़ी कंपनियों से, इसलिए वो पिट जाते हैं। तो उन्होंने ये किया कि बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां ये 800 चीजें नहीं बनाएगी, और केवल लघु उद्योग और गृह उद्योग ही इन उत्पादों को का उत्पादन करेंगे, और उससे एक नई ऊर्जा आई। वो अलग बात है कि वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, वो अलग बात है कि वो सरकार को कुछ षड्यंत्रकारियों ने जो है गिराने की काम किया और मदद की, क्योंकि वो उससे पूंजीपति बड़ा खफा थे उस सरकार से, क्योंकि उनका सारा धंधा जो है जनता के साथ में हाथ में जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार जन हितैषी काम नहीं कर रही है, ये लोगों को मारने का काम कर रही है और उद्योगों को पनपाने का काम कर रही है। अभी तक उद्योग एक्सपोर्ट कर रहे थे और उसका ज्यादा असर भारत पर नहीं, मतलब घरेलू बाजार पे नहीं था। अब वो सारा असर जो है घरेलू बाजार पे होगा, और यही मुख्य कारण है इस जीएसटी को कम करने का। लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, बिल्कुल। मैं कल प्रोफेसर अरुण कुमार को सुन रहा था, अर्थशास्त्री हैं बड़े, उन्होंने कहा कि ये जो योजनाएं बना रहे हैं कि ये जीएसटी कम कर देने से या एक स्टेप कम, इससे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, इनको और कुछ सोचना पड़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मंच से तो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी, गणेश जी, छोटी आंख वाले गणेश जी को जो है बंद करो प्रोडक्ट, वो भी विदेश से आ रहे हैं, और आप खुद विदेश में वहां हाथ मिलाने चले जाते हैं। तो क्या है ये? आप ही क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? तो एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, और विदेश नीति और वित्त नीति एक आधार होना चाहिए उसका, उससे इधर उधर जाने से नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आप जैसे अभी ट्रंप साहब ने जो आपका अपमान किया, कहते हैं कि आपको टैरिफ भी लगा दी और ठीक से बात भी नहीं की, और जो भी बातें हुई, खैर वहां बिठा करके, और पर आपने भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके अलावा आप चले गए चीन। अरे भाई, आप क्वाड के भी मेंबर हो, एससीओ के भी मेंबर हो, ब्रिक्स के भी मेंबर हो, और जहां जहां मर्जी हो टांग फंसाते रहते हो।
इससे थोड़ी होगा कि आप सबके मेंबर बन जाओगे तो आपको सब मान लेंगे, आपको पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारी प्राथमिकता है हमारे पड़ोसी। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पड़ोसियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा रहे। और वो उसका उदाहरण है सिंदूर। सिंदूर का जो आपने ऑपरेशन सिंदूर करके बड़ा नाम चलाया और सिंदूर बांटने की घोषणाएं की, लेकिन क्या हुआ? भूटान तक ने आपके पक्ष में नहीं बोला, नेपाल ने आपके पक्ष में नहीं बोला, बांग्लादेश तो आपसे विरोधी चल रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो संधि कर रहे हैं, पर श्रीलंका और ये मालदीव जैसे देशों ने भी आपका साथ नहीं दिया। वहां पर कम से कम टर्की और अजरबैजान तो उनके साथ खड़े थे पाकिस्तान के साथ, और चीन सीधी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन सैटेलाइट और युद्धक विमान और सारे दे ही रहा था। और अमेरिका भी पीछे से मदद कर रहा था। आपके साथ कौन? और आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम द्विपक्षीय ही रखेंगे इस मामले को, तीसरा पक्ष नहीं आने देंगे, और आप खुद 25-30 देशों में आपके दूध बेच करके इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की। वहां क्यों गए थे आप? क्यों समझाने गए थे? एमपीओ को क्यों भेजा था? यही तो भेजा था कि भाई सिंदूर इन्होंने इसलिए किया और हमने इसलिए सिंदूर किया, और इन्होंने ये आतंकवाद है और आतंकवाद नहीं चलेगा, और ये वो सब तो भी। तो आपकी मर्जी से ही चलेगा सब। आप चाहेंगे जब आतंकवाद नहीं चलेगा, और आप चाहेंगे जब दोस्ती कर लेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। मैंने आपको बताया कि क्यों इन्होंने जीएसटी कम किया। इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। इनके जनहितैषी होने की भी जो इन्होंने व्याख्या गढ़ी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके ऊपर बहुत दबाव है इस समय। एक तो उपराष्ट्रपति का दबाव है, धनखड़ साहब का अपना अलग दबाव है। वो चौटाला के घर शिफ्ट हो गए हैं, और बड़ी मीटिंगें हो रही है वहाँ, शायद देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर 25 तारीख को बड़ी सभा, मतलब वहां पर 25 को, मतलब वहां पे बड़ी सभा होने वाली है, उसमें धनखड़ साहब अपनी बात करेंगे। इधर बिहार में कल इन्होंने बंद करवा करके देख लिया कि ये तो बिल्कुल सपाचट है वह मामला। और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो जन जन तक पहुंच गया है। उससे ध्यान भटकाने के लिए आप जीएसटी वीएसटी लेके आए हैं, कम कर रहे हैं स्लैब। जबकि 4 साल पहले से विपक्ष कह रहा था कि भाई ये जीएसटी हमारे को, जनता को नहीं सूट करेगा और आप इसको खत्म करो। लेकिन ये नोट कमाने में लगे हुए थे। इनको जनता का कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो बस विदेश से लाओ पैसा, कर्जा, और एफडीआई भी कम हो रहा है अब, और वो कम होगा निश्चित बात है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है नहीं कुछ, खाली वो शेयर मार्केट में जब तक प्रॉफिट मिलता है तब तक लगाते हैं, बाकी निकाल लेते हैं पैसा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर और आगे कभी बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है अब आगे। तो धन्यवाद। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और मित्रों को, परिजनों को बताएं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट, जो भी आपको सुझाव देना हो, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही लिखें, कमेंट दें। और आपकी कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।